हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छा होइएगा। मैं गोलू कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस यूनिक सेंटर में। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज क्लास 10th साइंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ाने वाला हूं? साइंस के बारे में। आप जानो कि पहला चैप्टर जो है साइंस में आपका क्या है। तो मेरे भाई साइंस में एनसीईआरटी बुक में जो पहला चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी यह केमिस्ट्री वाला चैप्टर है। कौन सा है? केमिस्ट्री से स्टार्ट होता है आपका विज्ञान क्लास 10th। तो मेरे भाई ये समझो, विज्ञान में एनसीईआरटी का बुक में पहला चैप्टर क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। और हम जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण होता क्या है। तो इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो पसंद आता है लाइक करो, सब्सक्राइब करो और एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलो मेरे भाई। ओके, तो देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। क्लास 10th आपका लिखा गया यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई। क्लास 10th विज्ञान है यानी साइंस, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और हम क्या बोले, हम जानते हैं सबसे पहले मेरे भाई कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे भाई? केमिकल रिएक्शन। तो ये पहले जानो कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो लिखना मेरे भाई, क्या लिखना? जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या, अबलिक करने का मतलब या समझ लेना मेरे भाई, ठीक है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, क्या करके मेरे भाई? मिलकर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करती है। एक कौन सी पदार्थ? नए पदार्थ का, एक नए पदार्थ का निर्माण करती है, तो हम इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं मेरे भाई? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो हम इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। आप इसे याद रख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो समझ गए ये क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया। तो देखो क्या कहा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करती है तो हम इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, कैसे? इस बात को तो समझना पड़ेगा मेरे भाई। फॉर एग्जाम्पल समझो मेरे भाई, इसको हम ऊपर करते हैं, ऊपर, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, हम इसको हम ऊपर करते हैं। अब समझो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखो मेरे भाई, फॉर एग्जाम्पल जैसे रासायनिक अभिक्रिया, हम क्या बोले? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो देखो मेरे भाई, मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन मतलब H2 अणु बोल सकते हैं आप। क्या बोलिएगा? H2 अणु बोल सकते हैं। हाइड्रोजन मान लीजिए गैस है, ये क्या है? हाइड्रोजन गैस है। और प्लस हम ले लेते हैं ऑक्सीजन। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, मतलब ये भी क्या है? गैस है, ठीक है। O2 क्या है? गैस है। हाइड्रोजन भी आपका गैस हो गया, ऑक्सीजन भी क्या हो गया? आपका गैस हो गया मेरे भाई। और ये दोनों मिलता है, मतलब H2 अणु और O2 अणु को मिलने से जो आपका निर्माण होता है
वो क्या चीज़ का निर्माण होता है? तो जल का निर्माण होता है। क्या चीज़ का निर्माण होता है मेरे भाई? जल का निर्माण होता है। तब मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 है और ये एग्जाम्पल नंबर 2 दीजिएगा। ये कार्बन है, ये कार्बन ठोस होता है। एस कहने का मतलब ठोस है। एस कहने का मतलब क्या है मेरे भाई? ठोस है, मतलब सॉलिड है। और प्लस कार्बन और ऑक्सीजन मिलने से, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलने से क्या बनता है? तो आप कहिएगा CO2 बनता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये बोले तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो ये आपका जल हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा इधर कर दे, आपको दिखाई दे कम से कम। तो ये आपका जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका क्या है? तो जल है यहाँ पे, ठीक है। ये जल हो गया। आपको ये पता है इसको क्या बोलते हैं, पढ़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आप याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे भाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखिए हमने क्या बोला कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो जल का निर्माण हुआ, और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। ओके मेरे भाई, कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो जल का निर्माण हुआ। मतलब H2 अणु और O2 अणु मिला तो H2O यानी जल का निर्माण हो गया, और कार्बन और O2 अणु मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया। यही आपका रासायनिक अभिक्रिया है मेरे भाई। ओके, ये क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया। और मेरे भाई इसके बाद हम समझते हैं मेरे भाई कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें होती है। तो आप नोट पॉइंट देकर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? मान लीजिए कि यहाँ पर हम हाइड्रोजन लिए हैं, क्या लिए हैं? हाइड्रोजन, और क्या लिए हैं? ऑक्सीजन लिए हैं, और तब जाकर जल का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? जल का निर्माण हुआ है। तो मेरे भाई आपको याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा? आपको याद रखना पड़ेगा कि ये इसका क्या नाम से जानते हैं और इसको क्या नाम से जानते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। तो मेरे भाई इसको जो है ना, जो आपको कहता है यह एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, और रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तब बना क्या? तो जल बना है, H2O बना है। तो रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए हुआ कब हुआ है? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ रिएक्शन किया है, अभिक्रिया किया है, तब जल का निर्माण हुआ है ना मेरे भाई। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना उसको हम अभिकारक कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पर लिखो ये अभिकारक है। ये क्या है? अभिकारक है, अभिकारक है। ये पूछता है मेरे भाई क्वेश्चन, ये अभिकारक है। और इसको मेरे भाई इसको हम प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है? उत्पाद होता है। क्या होता है मेरे भाई? उत्पाद होता है। ओके, इसको आप याद रख सकते हैं। क्या क्या बोले? तो देखिए यहाँ पर जो लिखा गया मेरे भाई, यहाँ पर क्या लिखा गया कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। ये भी याद रखें, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको हम प्रतिफल या उत्पाद या इंग्लिश में इसको प्रोडक्ट कहते हैं मेरे भाई। इसको आप याद रखें, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बात आप याद रख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे देखो मेरे भाई, इसके बाद ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया, अभिकारक, प्रतिफल बता दिए ये क्या होता है। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें कुछ परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कुछ उसमें परिवर्तन होता है। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इस बात को समझो मेरे भाई। तो आप लिखना कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्न परिवर्तन होती है, निम्न परिवर्तन होती है। तो मेरे भाई समझो यहाँ पर
निम्न परिवर्तन होती है, मतलब क्या क्या परिवर्तन होती है सदैव समझो, निम्न परिवर्तन होती है। आप इतना अपने नोटबुक में आप कॉपी निकालिए और नोट बनाइए, लिखिए मस्ती के साथ, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर परिवर्तन होती है, ये लिख दिए। अब देखते हैं क्या क्या परिवर्तन होता है। तो इस बात को समझो मेरे भाई, किस प्रकार से परिवर्तन होता है, किस प्रकार से परिवर्तन होता है। हमने लिखा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्न परिवर्तन होती है। तो क्या क्या परिवर्तन होती है, इस बात को तो समझो मेरे भाई। देखते हैं क्या क्या परिवर्तन होता है। मान लिया जाए कि हम एक यहाँ पर फिर से जल का निर्माण करते हैं, उससे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो मेरे भाई आप समझो कि यहाँ पर H2 है और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलता है तो क्या बनता है, जल बनता है। ये तो सिंपल सी बात कोई जानता है मेरे भाई। ओके, तो H2 अणु और O2 अणु मिल करके क्या चीज़ का निर्माण हुआ, जल का निर्माण हुआ, जिसका सूत्र क्या हो जाता है, H2O हो जाता है। ओके, जिसका सूत्र क्या हो जाता है, H2O हो जाता है। और मेरे भाई हमने कहा कि निम्नलिखित परिवर्तन होता है, तो इसके जरिए आप समझो कि क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या परिवर्तन होता है। तो पहला जो आपका परिवर्तन होता है वह अवस्था बदल जाती है। पहला कैसे अवस्था बदला उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहला परिवर्तन है अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। ओके, किस में परिवर्तन, तो अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। किस में परिवर्तन होता है, यहाँ पर आपका यहाँ पर एस होगा, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन। तो पहला अवस्था में परिवर्तन, तो मेरे भाई आपको पता है कि हाइड्रोजन गैसीय रूप में होता है, ऑक्सीजन भी गैसीय रूप में होता है। ये गैसीय रूप में था और ये जो गया तो लिक्विड में बदल गया, मतलब द्रव बन गया। क्या बन गया, द्रव बन गया। पहले गैस था, ये भी गैस था, ये भी गैस था, और अब क्या बन गया, ये द्रव बन गया। तब बताइए अवस्था बदला कि नहीं, पहले गैस था अब द्रव बन गया। तो पहली बात अवस्था में परिवर्तन होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो किसमें परिवर्तन होता है, तो अवस्था में परिवर्तन होता है। तो इसलिए पहला लिखा गया अवस्था में परिवर्तन। अच्छा, दूसरा क्या होगा मेरे भाई, अभिक्रिया होने से पहली बात अवस्था में परिवर्तन होता है। उसके बाद आप देखिएगा मेरे भाई रंग में परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है मेरे भाई, रंग में परिवर्तन। तो कैसे रंग में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन कहने का मतलब है, रंग में परिवर्तन कहने का मतलब है कि देखिए ये आपको पता है कि H2 और O2 का कोई रंग ही नहीं होता, ये रंगहीन होता है। लेकिन ये रंगहीन होता है, मतलब आप समझ रहे हैं, रंगहीन कहने का मतलब जिसका कोई रंग नहीं हो, ये रंगहीन होता है। H2 और O2 क्या होता है, रंगहीन होता है। लेकिन ये जैसे ही दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो ये रंगीन हो जाता है। मतलब आपको पता है कि जल का रंग हल्का नीला होता है, जल का रंग क्या होता है, हल्का नीला होता है। तो देखिए रंग में तो परिवर्तन होना गया मेरे भाई। तो दूसरी आपको रंग में परिवर्तन होता है। तीसरी, अभिक्रिया होने से गैस का उत्सर्जन होता है। अभिक्रिया होने से क्या होता है, गैस का उत्सर्जन होता है। गैस का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। गैस उत्सर्जन कहने का मतलब गैस बाहर निकलता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता है तो गैस भी बाहर निकलता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है तो गैस भी बाहर निकलता है मेरे भाई। आपको याद रखना पड़ेगा ये गैस कौन कौन सी बाहर निकलता है। अभी क्लास चलेगा डिटेल में तो आप समझिएगा। अभी फिलहाल में आप इतना ध्यान रखें कि ये गैस का भी उत्सर्जन होता है। हम बताएंगे कैसे हाइड्रोजन गैस निकलता है, क्लोरीन गैस निकलता है, ठीक है मेरे भाई। तो आप इसको समझना पड़ेगा कि गैस का भी उत्सर्जन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है। उसके बाद मेरे भाई, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद जो होगा मेरे भाई, ये पहला दूसरा तीसरा, ये चौथा भी समझो मेरे भाई। तो ये चौथा, इसमें क्या होता है, तो एक रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का भी निर्माण होता है। अवक्षेप का, किसका निर्माण होता है, अवक्षेप, अवक्षेप का निर्माण। तो मेरे भाई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो अवक्षेप का भी निर्माण होता है, ठीक है। बेरियम क्लोराइड का जो है श्वेत रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। आपको रासायनिक जब विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अवक्षेप का निर्माण कैसे होता है, श्वेत रंग का अवक्षेप बन जाता है। अवक्षेप क्या होता है वो भी बताएंगे, लेकिन ठीक है मेरे भाई, इसको अभी ध्यान में रखिए कि गैस का भी उत्सर्जन होता है, एक अवक्षेप भी बनता है मेरे भाई, अवक्षेप का भी निर्माण होता है। आपको एक और चीज आपको याद रखना पड़ेगा, पांचवा,
पांचवा मेरे भाई अवस्था में परिवर्तन हो गया, रंग में परिवर्तन, गैस का परिवर्तन, अवक्षेप का निर्माण। आपको ये भी पता रखना पड़ेगा कि गंध में भी परिवर्तन होता है। तो आपको ज़्यादा तो आप याद नहीं रख सकते हैं, थोड़ा मोड़ा बात को याद रखें कि जैसे गंध में भी परिवर्तन होता है, तापमान भी बदल जाते हैं, तापमान में भी क्या होता है परिवर्तन। तो आप ये वो याद रखें, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ताप में बदलाव भी लिख सकते हैं। ताप में क्या बदलाव होती है, ताप में बदलाव होती है, आप याद रखें। तापमान मतलब टेम्परेचर कभी कम होगा कभी अधिक होगा, मतलब कभी हाई होगा कभी लो होगा, यानी टेम्परेचर कभी हाई होगा रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान और कभी लो होगा मेरे भाई, इसको याद रखें। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इतने सारे परिवर्तन होता है, इसको आप जरूर से जरूर याद रखें मेरे भाई। ओके, तो आप यहाँ पर लिखा गया है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्न परिवर्तन होती है। क्या क्या परिवर्तन होती है उसके बारे में हम लिखा दिए, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, अवक्षेप का निर्माण होता है और ताप में भी बदलाव होता है मेरे भाई। आप इतना बात को जरूर याद रखें। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इसमें भी आपको ये भी चीज़ जानना जरूरी है मेरे भाई, ये भी चीज़ें जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है कि ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ये भी पूछता है मेरे भाई कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो जानो मेरे भाई कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन हम जानते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो यहाँ पर लिखना मेरे भाई, क्या लिखना, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक, जैसे जैसे हम नोट बनवा रहे हैं आप अपने कॉपी में बना सकते हैं मेरे भाई। तो रासायनिक परिवर्तन, तो देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन कौन कौन होता है। रासायनिक परिवर्तन, तो मेरे भाई आप समझो कि रासायनिक परिवर्तन कौन कौन होता है। तो रासायनिक परिवर्तन कौन कौन होता है उसके बारे में बात करते हैं मेरे भाई। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको कलर चेंज करते हैं। 1 नंबर देखो रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन कौन होगा, जैसे आप जानते हैं दूध से रासायनिक परिवर्तन क्या होता है इसके बारे में समझो। तो कहना कि जब कोई पदार्थ एक बार बदल जाए तब पुनः वापस नहीं आवे, यही रासायनिक परिवर्तन है। जब कोई पदार्थ एक बार बदल जाए और फिर वापस नहीं आवे तो कहेंगे रासायनिक परिवर्तन है। समझो उदाहरण, कैसे रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण समझो कैसे। तो कहना जैसे दूध से दही बना, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। तो मेरे भाई दूध से जब दही बना, दूध से क्या बना, दही, तो क्या अब दही से दूध बन सकता है? बताओ मेरे भाई, यहाँ पर ये ऐसा हो सकता है, संभव है? तो ऐसा संभव नहीं है मेरे भाई। दूध से तो दही बन सकता है लेकिन दही से दूध ना, मतलब एक मर्तबे दही बन गया तो दही रहेगा, ना कि दूध बनेगा। मतलब एक मर्तबे बदल गया तो फिर दोबारा जो है उसी रूप में नहीं आ सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो इस टाइप में होती है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर दूध से दही बन गया, उसके बाद आपको श्वसन, ये भी क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन है। कहोगे कैसे मेरे भाई, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन वायुमंडल से क्या करते हैं, लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। ऐसा ना है कि ऑक्सीजन लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए। तो ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, इसको भी आप याद रखें मेरे भाई। और भी होता है, जैसे लोहा में जंग लगना, लोहे में क्या होना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे में क्या होना मेरे भाई, जंग का लगना। तो लोहे में जंग लगना क्या होगा, तो मेरे भाई लोहे में जो जंग लगना है वो भी रासायनिक परिवर्तन। मेरे भाई बताइए कि आप लोहे में यदि जंग लग जाएगा तो क्या उसी रूप में आप ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। नया लेखना कभी नहीं बन सकता है जब लोहे में जंग लग जाता है मेरे भाई। ओके, तो इसको आप जरूर याद रखें। और बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपको जरूरी है, वो हम लिखा देते हैं। जैसे अंगूर का किण्वन, किण्वन कहने का मतलब सड़ जाना। अंगूर जब सड़ जाएगा तो क्या सड़े हुए पार्ट से अंगूर बन सकता है? नहीं। तो आप लिखिएगा अंगूर का किण्वन। किसका किण्वन? अंगूर का किण्वन, अंगूर का किण्वन। किण्वन कहने का मतलब है सड़ जाना। ठीक है मेरे भाई, अंगूर का किण्वन। ओके, अंगूर का क्या मेरे भाई,
किण्वन, तो आप इतना चीज आराम से याद रख सकते हैं मेरे भाई। लोहे में जंग लगा, अंगूर का किण्वन, शोषण, दूध से दही बनना, ये सब क्या है? तो आप कहिएगा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है मेरे भाई। इतना को आप आसानी तरीके से याद रख सकते हैं, और भी आप याद रख सकते हैं फिलहाल, लेकिन इतना एनफ है मेरे भाई। इतना क्या है? एनफ है। जैसे आप कहिएगा मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम रिबन जब वायु में जलती है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है मेरे भाई। ओके, तो आप इतना मतलब चलिए, आप 4 गो लिखा दिया है, होता है बहुत सारे, लेकिन ये 4 गो है, इसके लिए एनफ है मेरे भाई। ठीक है, आप इतना जरूर याद रखें। आप एक मतलब तो समझ गए, एक बार मतलब जो बदल जाएगा ना फिर वापस नहीं आएगा, तो वो कौन सा परिवर्तन होगा? तो रासायनिक परिवर्तन होगा। सिंपल सी बात है, आप दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो अब चलते हैं आगे। अब इसके बाद इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब चलो मेरे भाई आगे, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आपको हम क्या क्या बता दिए मेरे भाई? क्या क्या बता दिए? रासायनिक अभिक्रिया को होता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन होता है वो भी बता दिए, और रासायनिक परिवर्तन कौन कौन है वो भी बता दिए। ठीक है मेरे भाई, अब हम जानते हैं रासायनिक ये समीकरण क्या होता है। अब हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है मेरे भाई। ठीक है, अब जानो कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण स्टार मार्क आप दो मेरे भाई, और लिखना क्या? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक क्या मेरे भाई? समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में समझो मेरे भाई। रासायनिक समीकरण होता क्या है? रासायनिक समीकरण होता क्या है मेरे भाई? तो आप जानो कि रासायनिक समीकरण क्या है, तो कहना डिफिनीशन में लिखना मेरे भाई। डिफिनीशन में आप क्या लिख सकते हो? तो डिफिनीशन में लिखना मेरे भाई कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके तत्वों या यौगिकों को, उसके तत्वों या यौगिकों कहता है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके तत्वों या यौगिकों को संक्षिप्त रूप में या संक्षेप रूप में लिख देते हैं सूत्रों की सहायता से, मतलब हेल्प से, सहायता से क्या कहा? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके तत्वों या यौगिकों को सूत्रों की सहायता से संक्षेप आप समझो कैसे लिखते हैं, संक्षेप में लिख दिया जाता है। संक्षेप में क्या किया जाता है? लिख दिया जाता है। संक्षेप में लिख दिया जाता है, लिख दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप इतना को याद रख सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते
है, आप इतना को जरूर याद रखें। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसको तत्वों या यौगिकों को सूत्रों की सहायता से संक्षेप मतलब शॉर्ट में लिखते हैं। कैसे शॉर्ट में लिखते हैं? देखो कैसे लिखते हैं शॉर्ट में। एग्जाम्पल के लिए आप इतना को आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आगे चलो मेरे भाई, ठीक है। और आगे इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने कहा कि संक्षेप में लिख देते हैं। एग्जाम्पल कैसे संक्षेप में लिखते हैं उस बात के समझो। जैसे ये हाइड्रोजन को हम पूरा तो हाइड्रोजन नहीं ना लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होता है तो हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं? H2 लिखते हैं। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन तब 2 लिखते हैं। संक्षेप मतलब शॉर्ट में लिखते हैं। और यही लिखना क्या कहलाता है? तो रासायनिक समीकरण कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो H2 और प्लस O2 मिल जाए तो क्या बनेगा? जल बनेगा। ये सिंपल सी यौगिक है, इसलिए हम सिंपल आपको बता रहे कि आपको दिमाग में कम से कम समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में चलेंगे तो विस्तार से समझेंगे ही मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर आप समझ गए इतना चीजें। अब जो है ये क्या है? तो ये क्या था मेरे भाई? तो ये रासायनिक समीकरण था। रासायनिक क्या था? समीकरण था। ये आपका क्या है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का आपका ये क्या हो गया? डिफिनीशन हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। अब हम इसको जानते हैं कि रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम क्या होते हैं। रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम, तो आप इसको भी आप ध्यान रखें कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या क्या होते हैं। रासायनिक यहाँ पर लिखना मेरे भाई, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। तो देखिए रासायनिक समीकरण लिखने के क्या नियम होते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम कैसे लिखते हैं, किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। तब पहले आप तो एक बात समझो कि हम लेते हैं, मान लीजिए कि हम कार्बन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बन और प्लस ऑक्सीजन, तब बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनता है, ठीक है। इसको हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। विस्तार से आगे तो जानवे करेंगे, अभी फिलहाल में जानो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम कितने होते हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम कौन कौन है? नंबर 1 मेरे भाई, पहला क्या है उसके बारे में जानो। 1 नंबर तकाना रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। तो आप देखो अभिकारक को तीर के किधर लिखे हो? अभिकारक के तीर के किधर लिखो? ये तीर है, ये क्या है? तीर है। तो तीर को हम कौन सा? अभिकारक को तीर के बाईं तरफ लिखते हैं एवं प्रतिफल को तीर के बाईं तरफ लिखते हैं। यही रासायनिक समीकरण लिखने के नियम है। तो पहला लिखना कि अभिकारक को तीर के बाईं तरफ लिखा जाता है। बाईं न है मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, बाईं ओर लिखा जाता है। बाईं ओर लिखा जाता है। आप इतना लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। आप दूसरा लिखना। दूसरा क्या लिखना मेरे भाई? तो दूसरा लिखना मेरे भाई, पहला लिख दिए अभिकारक के तीर के बाईं ओर क्या लिखा जाता है? अभिकारक को तीर के बाईं ओर लिखा जाता है। पहला क्या है कि अभिकारक को तीर के बाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक को किधर लिखा गया? तीर के बाईं ओर, ठीक है। अब फिर लिखना कि अभिकारक के बीच में प्लस का चिन्ह दिया जाता है। अभिकारक के बीच में क्या दिया जाता है? प्लस, यानी प्लस का साइन दिया जाता है। प्लस का चिन्ह दिया जाता है। चिन्ह दिया जाता है। आप इतना जरूर याद रखें, दिया जाता है। कंसेप्ट है भाई, समझो। साइंस है, साइंस समझने की चीज होती है, आराम से आपको याद हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। पहला हो गया अभिकारक के तीर के बाईं ओर लिखा जाता है। दूसरा हो गया अभिकारक के बीच में प्लस का चिन्ह दिया जाता है। उसके बाद आपको थर्ड हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर देखो क्या क्या है। तो पहली बात आपको यहाँ पर क्या लिखा कि ये तीर के बाईं तरफ लिख दिया अभिकारक को, और दाईं तरफ क्या है? तो प्रतिफल या उत्पाद है। तो आप लिखो तीर के बाईं तरफ, तीर के
बाई तो हो गया। अब दायां साइड में है, राइट हैंड साइड में है ये प्रतिफल या उत्पाद, तो कहेंगे तीर के दाईं ओर प्रतिफल या उत्पाद को लिखा जाता है। प्रतिफल या उत्पाद को लिखा जाता है, या उत्पाद को लिखा जाता है, को लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? तो तीर के दाईं ओर प्रतिफल, या प्रतिफल को ही क्या कहते हैं? उत्पाद। तो अभी आपको बताए हैं क्या कहा है, तीर के दाईं ओर प्रतिफल या उत्पाद को लिखा जाता है। तो देखो ये दाईं तरफ है कि नहीं, दायां में, तब ये इसी को ना प्रतिफल बोले थे मेरे भाई। इसी को क्या बोले थे कि इधर वाला को अभिकारक कहते हैं और इधर वाला को प्रतिफल कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम इतना था मेरे भाई, ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम इतना था, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं मेरे भाई। तो इतना था क्या, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। एक और लिख सकते हैं मेरे भाई, एक और लिख सकते हैं। ये तीर क्या चीज को बताता है? ये जो तीर है, ये जो तीर आपको दिखाई दे रहा है, ये तीर ये क्या चीज को बताता है? तो कहना रासायनिक अभिक्रिया होने की दिशा को बताता है। तो हम आप क्या लिखिएगा मेरे भाई, तीर का चिन्ह रासायनिक अभिक्रिया में तीर का चिन्ह, रासायनिक अभिक्रिया में तीर का चिन्ह, चौथा लिखना रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में तीर का चिन्ह अभिक्रिया होने की दिशा को बताता है। अभिक्रिया होने की दिशा को बताता है, होने की दिशा को बताती है। आप इतना याद रखें मेरे भाई, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में तीर का चिन्ह क्या बताता है? अभिक्रिया होने की दिशा को बताता है मेरे भाई, ठीक है। आप इतना को याद रख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ये था आपका रासायनिक, क्या था? तो यहाँ तक था रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण क्या है वो भी आपको बता दिए, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या होते हैं वो भी आपको बता दिए। ओके मेरे भाई, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो रासायनिक समीकरण के प्रकार में हम चलते हैं, रासायनिक समीकरण के प्रकार में। तो आप जानो मेरे भाई रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं। रासायनिक समीकरण के प्रकार, तो आप स्टार मार्क दीजिएगा और लिखिएगा रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण का प्रकार, समीकरण का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहिएगा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं रासायनिक समीकरण? तो आपको याद रखना पड़ेगा मेरे भाई कि कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, पहला क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण, तो अब जानो मेरे भाई कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो संतुलित रासायनिक आप लिख सकते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, पहला संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित। लेकिन आप जानो सबसे पहले कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो डैश दीजिएगा और लिखिएगा मेरे भाई कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो लिखना इस समीकरण में, इस समीकरण मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण में, इस समीकरण में तीर के दोनों तरफ
दोनों तरफ, तीर के दोनों तरफ, इस समीकरण में तीर के दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है। तत्वों की परमाणु संख्या, तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है। क्या होती है? समान होती है, तब तो वो संतुलित है, वैलेंस है। क्या है? वैलेंस है। यानी तीर के दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या यदि समान हो तो उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको आप याद रखें, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखो फॉर एग्जाम्पल समझो। जैसे ये संतुलित की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है? संतुलित का। तो आप इसका एग्जाम्पल दीजिएगा कैसे होगा। तो कहा ना, जैसे हम जल का निर्माण करते हैं, ठीक है, H2 + O2 मिलता है तब बनता है क्या? जल। तो आप बताओ मेरे भाई ये संतुलित है? तो कहोगे संतुलित नहीं है। क्यों संतुलित नहीं है? क्यों संतुलित नहीं है? तो इस बात को समझना, क्योंकि इधर हाइड्रोजन दूगो, उधर हाइड्रोजन दूगो, लेकिन ऑक्सीजन उधर एक गो है। आपको बुझा रहा है कै गो है? ऑक्सीजन एगो, इधर दूगो है। तो यहाँ पर दो बनाने के लिए आपको यहाँ पर दो लिखना पड़ेगा, बगल में दो बगल में लिखना पड़ेगा, तब जाकर ये संतुलित होगा। और देखो हाइड्रोजन अब कितना हो गया? 2 दूना 4 गो हो गया हाइड्रोजन। ये कैंचिया यहाँ पर गुना हो जाता है तो 2 दूना 4 गो हो गया हाइड्रोजन। इधर का एगो दिए हुए है, यहाँ पर 2 बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये राइटली रूप से संतुलित हुआ है। उसके बाद मेरे भाई ये पहला हो गया। और भी क्या हो सकता है? दूसरा, जैसे आपको पता है कि H2 अणु और Cl2 अणु ये दोनों मिलकर HCl का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? HCl का निर्माण करता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। तो मेरे भाई यहाँ से यहाँ देखिए हाइड्रोजन भी इधर दूगो, इधर भी दूगो, लेकिन उधर एक गो है। इसका मतलब यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, तब जाकर दोनों तरफ संतुलित होगा। ठीक है मेरे भाई, ये देखिए संतुलित कैसे करते हैं। तो एक हम लेक्चर लाएंगे जिसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका बताएंगे। देखिए मैं तीर के दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या समान है, तो इधर भी देखिए 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन, इधर भी 2 दूना 4 गो, इधर ऑक्सीजन 2 गो, इधर भी 2 गो, मतलब यहाँ 2 लिख दिए से ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। अब इधर भी करेंगे हाइड्रोजन 2 गो, इधर क्लोरीन 2 गो, यहाँ पर 2 लिख देने से हाइड्रोजन भी 2 गो और क्लोरीन भी 2 गो हो गया। ठीक है, तो ये है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम चलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण के ऊपर। ठीक है, तो अब समझो मेरे भाई असंतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा क्या है? ये तो पहला था संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा है मेरे भाई असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। समझो मेरे भाई अच्छे से, ये क्या होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसको समझना। तो मेरे भाई कहना, इस समीकरण में, इस समीकरण कहने का मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण में, इस समीकरण में तीर के दोनों तरफ, तीर के दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती है। हम शॉर्ट में लिख दिए परमाणु, आप फुल लिखे। ठीक है, परमाणु संख्या, ये भी संख्या शॉर्ट में, परमाणु संख्या समान नहीं होती है। आप इतना अपने नोटबुक में जरूर लिख ले मेरे भाई, नहीं होती है। एग्जाम्पल देखो इसका एग्जाम्पल। तो आप इसका एग्जाम्पल देखें। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे हम लेते हैं मैग्नीशियम। क्या लेते हैं? मैग्नीशियम, और प्लस में ले लेते हैं ऑक्सीजन। ये दोनों मिलता है तब बनाता है MgO। क्या बनाता है? MgO, यानी इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है मेरे भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप लिख सकते हैं इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम
ऑक्साइड। क्या नाम है मेरे भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप इसको क्या लिख सकते हैं? तो ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है। ओके, ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, मतलब O2 अणु बोल सकते हैं। और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो देखिए तीर के दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या समान हुआ, तो कहिएगा ना, ये तीर के दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं हुआ, इसलिए कौन सा समीकरण है? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण है। देखो इधर मैग्नीशियम एगो, इधर भी एगो, लेकिन ऑक्सीजन इधर दूगो, उधर एगो हो गया। ठीक है, तो दो तीर के दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं है, इसलिए असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है मेरे भाई। और आपको मैं बता दूं मेरे भाई, असंतुलित रासायनिक समीकरण ये तो हो गया। हम आपको बता दूं कि आपको लिखना पड़ेगा एगो चीज, आप नोट पैड में लिख सकते हैं, नोट कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। आप इतना नोट पैड में लिख ले मेरे भाई। ये वीडियो इसी जगह रहने देते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपको मेरे भाई, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर ले और सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।